फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंडियन एविडेंस एक्ट का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1), जिसे हम मृत्युकालीन कथन या फिर डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। ये डाइंग डिक्लेरेशन पे जो कॉन्सेप्ट के आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे, बहुत से कंटेंट मिल जाएगा बुक्स के अंदर, नोटबुक्स के अंदर बहुत मटेरियल मिलेगा। पर आज जो हम कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे हम बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बार बार जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ये आपका वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है डाइंग डिक्लेरेशन का, जो वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ, वो आपके LLB एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगा, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम में आएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, उन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइंग डिक्लेरेशन के। तो डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में हम आज क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है, डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करवाने का रीज़न क्या है, कि डाइंग डिक्लेरेशन को हम रेलेवेंट माने, एडमिसिबल माने, इसका रीज़न क्या है, कंडीशंस क्या है डाइंग डिक्लेरेशन को, एक स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन बनाने के लिए क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, क्या डाइंग डिक्लेरेशन एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर होना चाहिए, और एक क्या पर्टिकुलर पर्सन ही डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है, हम डाइंग डिक्लेरेशन किस फॉर्म में किस पर्सन को कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे कि इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के बीच के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। साथ हम देखेंगे कि क्या सिर्फ और सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे, डाइंग डिक्लेरेशन क्या के बेसिस पे किसी पर्सन को कन्विक्ट कर सकते हैं, क्या डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस हो सकता है किसी पर्सन को कन्विक्ट करने का, और हम देखेंगे क्या FIR रिलेवेंट फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है, क्या FIR को डाइंग डिक्लेरेशन हम मान सकते हैं। तो ये सब हम आज के वीडियो में कॉन्सेप्ट में हम समझने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 का 1, जिसे हम डाइंग डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है। तो डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है पर्सन के द्वारा जो अपनी खुद की मृत्यु के बारे में, खुद की डेथ के कॉज के बारे में बताता है, या फिर ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताता है जिसके अंदर उसकी डेथ हुई है, जिसके अंदर उसकी मृत्यु हुई है। तो डाइंग डिक्लेरेशन को हम देखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन एक पर्सन के द्वारा कथन जो अपनी मृत्यु के कारणों के बारे में बताता है, या फिर अपनी ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताता है जिसके अंदर उसकी मृत्यु हुई है। तो अगर इन शॉर्ट हम देखें तो हम डाइंग डिक्लेरेशन को क्या बोल सकते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट of a person who has died regarding his cause of death or circumstances under which resulted in his death। अब डाइंग डिक्लेरेशन की हमें लिए क्या समझ में आया, यहाँ से दो चीज़ें कि क्या होनी चाहिए, वो अपनी डेथ के रिगार्डिंग ही, इस कॉज के रिगार्डिंग क्या बताए, स्टेटमेंट दे। साथ ही अगर डेथ के रिगार्डिंग नहीं दे रहा है तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस के बारे में बताए जिसके अंदर उसकी डेथ हुई है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब हमारा कि रीज़न क्या है डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल बनाने का, कि क्या कारण है जिससे हम डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल बनाते हैं, कि एक पर्सन जो मर रहा है उसके स्टेटमेंट को हम रेलेवेंट बनाते हैं। तो हमारे पास 3 रीज़न निकल के आते हैं। सबसे पहला यह है कि डेथ हो चुकी होती है डिक्लेरेंट की, दैट इज डेथ ऑफ डिक्लेरेंट, यानी डिक्लेरेंट जो दे रहा है डाइंग डिक्लेरेशन वो मर गया है, तो वो कोर्ट में आके अपनी टेस्टिमनी कैसे देगा, वो स्टेटमेंट विटनेस कैसे देगा। सेकंड, कि एंड्स ऑफ जस्टिस डिफीट ना हो, इसीलिए हमने इसको एडमिट किया है, डाइंग डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट को एडमिट माना है। क्यों? क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ नेसेसिटी, कि अगर हम उसके स्टेटमेंट को एडमिसिबल नहीं मानेंगे तो हमारे पास दूसरा अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं होगा, तो एंड्स ऑफ जस्टिस क्या होंगे, फेल कर जाएंगे, हम उसे मीट नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, इंडिया के अंदर एक प्रिजम्पशन है कि ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन, कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, मरता हुआ आदमी हमेशा सच बोलता है। तो इन 3 रीज़न की वजह से हमने क्या किया है, डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल माना है, रेलेवेंट माना है, और हम डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाला है कि डाइंग डिक्लेरेशन की क्या कंडीशंस है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि जब एक स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में ला सकते हैं, कि क्या रीज़न होगा, क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होगी जिससे डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में एक नॉर्मल स्टेटमेंट जो है वो फॉल करेगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी पर्सन को हम कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन कोई भी पर्सन रिकॉर्ड कर सकता है, और किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आप वर्बल, ओरल, रिटन किसी भी फॉर्म में करवा सकते हैं। यहाँ पे हम एक केस देखेंगे क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का।
इसके अंदर क्या हुआ था कि डिजीज्ड गर्ल जो थी इसका थ्रोट काट दिया था, डिजीज्ड गर्ल का थ्रोट काट दिया था, गला काट दिया था, जिससे वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। वो बोल नहीं पा रही थी तो उसने क्या किया, अक्यूज्ड का जो नाम है वो अपने हाथों के इशारों के थ्रू बताया, और उसके हाथों के इशारों के थ्रू जो उसने बताया इसको डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में लेके आए। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट क्लियर होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन किसी भी पर्सन को किसी भी फॉर्मेट के अंदर कर सकते हो, कोई फॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट डाइंग डिक्लेरेशन का नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पर्सन जो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी डेथ होनी ज़रूरी है। अगर पर्सन जिसने डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया वो मरा नहीं है, वो डिसीज्ड नहीं हुआ है, वो मरा ही नहीं है, वो बच गया, तो उसका स्टेटमेंट जो उसने दिया है वो डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। और वो स्टेटमेंट जो इसने दिए हैं वो एज अ प्रीवियस स्टेटमेंट सेक्शन 157 एविडेंस एक्ट के अंदर कोरोबोरेट करने में काम आएगा। अगर वो मर गया तभी उसका स्टेटमेंट क्या होगा, डाइंग डिक्लेरेशन होगा। थर्ड कंडीशन हमारी यह है जो अभी हमने देखी थी डेफिनेशन के अंदर कि डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, मस्ट रिलेट टू कॉज ऑफ इट्स डेथ, उसके मरने के कारणों से रिलेशन में होना चाहिए, या फिर ऐसी सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों के बारे में बताना चाहिए जिसके अंदर उसकी डेथ हुई है। अब सर्कमस्टेंसेस जिसके अंदर उसकी डेथ हुई है का कहने का मतलब क्या है, आप समझिए। यहाँ पे हम केस देते हैं हमारा पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का केस। यहाँ पे डिसीज्ड पर्सन जो था वो अपनी वाइफ को बोल के जाता है कि अक्यूज्ड पर्सन ने उसे पर्टिकुलर प्लेस पे बुलाया है अपना जो भी रुपए बकाया था उसे कलेक्ट करने के लिए। तो ये जो वाइफ को डिसीज्ड पर्सन स्टेटमेंट देके जाता है ना कि मैं अक्यूज्ड पर्सन के पास जा रहा हूँ या पर्सन के पास जा रहा हूँ मिलने अपने रुपए कलेक्ट करने के लिए, और वहाँ जाके उसका मर्डर हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका क्या होगा, ये परिस्थितियां बन रही है कि वाइफ को उसने बताया तो नहीं है कि किसने उसका मर्डर किया, किसने मारा, पर वो सर्कमस्टेंसेस बता के गया था कि उस पर्सन ने मेरे को बुलाया है कि आप आइए इस तारीख को इस जगह पे और मुझसे रुपए कलेक्ट कर लीजिए। तो जो वाइफ को जो स्टेटमेंट दे के गया है वो क्या फॉर्म करती है, सर्कमस्टेंसेस जिसके अंदर उसकी डेथ कॉज हुई है, और वो स्टेटमेंट जो वाइफ को बोल के गया है वो भी हमारा क्या होगा, डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में आएगा। ये जो फैक्ट्स थे ये हमारे थे पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस के। अब फोर्थ कंडीशन हमारी होनी चाहिए क्या, कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो ही क्वेश्चन में होना चाहिए। अगर कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में नहीं है तो आपका स्टेटमेंट जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक गांव के अंदर 5 डकॉइट को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें से एक बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड था, बहुत ज़्यादा उसकी इंजरी आ रखी थी, तो उसने इंजरी के दौरान वो मर भी सकता था जो इंजरी हुई है, तो उसके दौरान स्टेटमेंट दिया पुलिस को जिसके अंदर उसने प्रॉपर तरीके से बताया कि उन्होंने डकैती कैसे प्लान करी, किसके साथ मिलके करी और किस तरीके से एग्जीक्यूट करी। तो ये जो स्टेटमेंट इसने पुलिस को दिया है कि हमने डकैती को अंजाम किस तरीके से दिया और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रोसीडिंग्स के दौरान उसकी कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्वेश्चन में नहीं है कि वो क्यों मरा, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है प्रोसीडिंग्स के अंदर। अगर प्रोसीडिंग्स के अंदर ये भी क्वेश्चन होता है कि उसकी डेथ क्यों कॉज हुई, तो ही उसका स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग होगा, वो भी तब जब उसको स्टेटमेंट के अंदर अपनी मृत्यु के रीजंस के बारे में उसे बताना जरूरी है। और फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे कि स्टेटमेंट जो होगा, जो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अक्यूज डिसीज्ड पर्सन जो स्टेटमेंट देगा वो कंप्लीट और कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब ये नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट बताए किसने किया, कैसे किया, कब किया। अगर वो पूरी स्टोरी नरेट कर देता है और फॉर्मल क्वेश्चन को जैसे मान लीजिए जवाब नहीं दे पाता है कि आपको आगे और कुछ कहना है, ऐसे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, पर वो पूरी स्टोरी नरेट कर देता है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो स्टेटमेंट भी उसका डाइंग डिक्लेरेशन होगा। यहाँ कंप्लीट मतलब स्ट्रिक्टली कंप्लीट नहीं है कि पूरा का पूरा कथन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर उसने पूरी स्टोरी नरेट कर दी है तो वो भी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में आएगा। ये थी हमारी कंडीशंस कि एक स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में लाने के लिए आपको क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि क्या सोल बेसिस के अंदर क्या कन्विक्शन हो सकता है डाइंग डिक्लेरेशन के सोल बेसिस पे। तो हाँ, हमारे पास जवाब है कि डाइंग डिक्लेरेशन के सोल बेसिस पे भी हमारा कन्विक्शन हो सकता है। ऐसा कहीं रूलिंग नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो होगा वो सोल टेस्टिमनी नहीं होगा। सोल टेस्टिमनी क्या डाइंग डिक्लेरेशन सोल टेस्टिमनी नहीं होगा कि इसके बेसिस पे हम कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन ऐसा स्टेटमेंट है, कहीं लॉ के अंदर ऐसी कोई रूलिंग नहीं है कि हम डाइंग डिक्लेरेशन को बिना किसी कोरोबोरेशन के एक्ट कर सकते हैं।
डाइंग डिक्लेरेशन को बिना किसी कोरोबोरेशन के भी हम एक्ट अपॉन कर सकते हैं। यही कोर्ट ने बहुत बार बोला था कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है अगर ट्रू और वॉलंटरी है। कंडीशन क्या है, अगर ट्रू और वॉलंटरी है डाइंग डिक्लेरेशन तो इसके बेसिस पे आप कन्विक्शन कर सकते हो और ये वीकर काइंड ऑफ एविडेंस नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई रूल लॉ में ले डाउन नहीं किया है कि आप डाइंग डिक्लेरेशन पे बिना कोरोबोरेशन के एक्ट नहीं कर सकते। अब जो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ का डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहला हमारा डिफरेंस आता है कि नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स को लेके, कि इंग्लिश लॉ के अंदर जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई करता है जहां पे कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में हो। पर इंडिया के अंदर हमारे सेक्शन 32 के सब सेक्शन 1 में एक लाइन लिखी हुई है, इररेस्पेक्टिव या वॉट एवर बी मे बी द नेचर ऑफ प्रोसीडिंग, यानी हमारे इंडिया में डाइंग डिक्लेरेशन सिविल और क्रिमिनल केस दोनों पे अप्लाई करता है जहां पे कॉज ऑफ डेथ क्वेश्चन में हो। सेकंड जो हमारा डिफरेंस है कि डाइंग डिक्लेरेशन इंग्लैंड के अंदर जो है वो सिंगल इंस्टेंस ऑफ होमिसाइड पे अप्लाई करता है, यानी वो मर्डर और मैन स्लॉटर पे अप्लाई करता है, बल्कि इंडिया के अंदर सुसाइड्स भी कवर किए गए हैं डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर। अगर किसी पर्सन ने सुसाइड किया और वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है मरते वक्त तो वो भी डाइंग डिक्लेरेशन होगा, बल्कि ये सुसाइड का जो कॉन्सेप्ट है ये इंग्लिश लॉ के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। थर्ड जो डिफरेंस है हमारा कि डाइंग डिक्लेरेशन करने के लिए, एक स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन होने के लिए इंग्लैंड के अंदर पर्सन को एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होनी ज़रूरी है। पर्सन को लगना चाहिए कि वो मरने वाला है, वो बचेगा नहीं, तभी उसका स्टेटमेंट जो वो बोलेगा वो डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में आएगा। पर इंडिया के अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ ज़रूरी नहीं है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ ज़रूरी नहीं है। इंडिया के अंदर अगर किसी पर्सन को उसे लग रहा है कि वो मर भी सकता है, बच भी सकता है, पर फिर भी कोई स्टेटमेंट देता है तो उसके स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में आएंगे। और लास्ट हमारा है कि इंग्लैंड के अंदर क्या है कि डिसीज ने जो स्टेटमेंट देना है डाइंग डिक्लेरेशन के लिए वो पूरा कंप्लीट और कंसिस्टेंट होना चाहिए। एकदम स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर वो पूरा कंप्लीट नहीं है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। पर इंडिया के अंदर जैसे अभी हमने देखा था कंडीशंस के अंदर कि इंडिया के अंदर भी डाइंग डिक्लेरेशन का कंप्लीट हो और कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, पर हार्ड एंड फास्ट रूल इंडिया के अंदर नहीं है। यहाँ पे अगर इंडियन लॉ के अंदर अगर डिसीज्ड पर्सन ने पूरी स्टोरी नरेट कर दी है और फाइनल फॉर्मल क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाया तो वो भी उसकी पूरी स्टोरी जो उसने नरेट करी है उसे कंप्लीट मानते हुए डाइंग डिक्लेरेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसा इंग्लैंड में है वैसा कि कंप्लीट होना स्टेटमेंट ज़रूरी है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग, जो फ्रीक्वेंटली पेपर में LLB में भी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, डाइंग डिक्लेरेशन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, क्या डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस हो सकता है कन्विक्शन का, कंडीशंस क्या है डाइंग डिक्लेरेशन की, इंडियन और इंग्लिश लॉ के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन को लेके क्या डिफरेंस है, और लास्ट ही में क्या FIR रिलेवेंट फॉर्म ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फ्रेंड्स डाइंग डिक्लेरेशन पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।